सभी को नमस्कार। मैं रमेश बडोनी, आईटी विभाग एससीईआरटी से हूँ। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। इस प्रोग्राम को जारी करने से पहले हमारे बीच में जो इस पूरे प्रोग्राम को आज चलाने वाले हैं, उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर अवनीश सुनियाल हैं, जो इंस्पायर अवार्ड मानक के कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। और इसी को लेके हम बातचीत करेंगे डिटेल में। हमारे बीच में है आलोक द्विवेदी जी, जो नवम अगस्त्य फाउंडेशन से प्रोग्राम मैनेजर है। और हमारे बीच में जो पूरा प्रोग्राम जो इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग को लेके होगा, उस पे पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेगा, उसमें हमारे द्विवेदी जी डिटेल में करेंगे बातचीत। तो मैं शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि जो ये इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग का जो पार्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके आए हैं स्टेट में, इसका मेन मोटिव ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी बच्चे कुछ इनोवेट करके कुछ आइडिया को लेके आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नो मेला में, इंस्पायर अवार्ड मानक में, या हैकाथॉन में, या हमारे साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेके कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको हम एक डिटेल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम दे रहे हैं, जो हमको ये बताएगा कि कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोटोटाइप मॉडल में या एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मॉडल कैसे तैयार किया जाता है, उस पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर अवनी सुनियाल को, जो बातचीत करेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक को लेके, और इस प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद बडोनी जी। मैं इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के राज्य समन्वयक होने के नाते इस योजना के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। इंस्पायर अवार्ड योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसको कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की मदद से चलाया जाता है। इस योजना में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, जो कि सामान्यतः 10 से 15 साल की आयु वर्ग के होते हैं। इस योजना में पूरे देश से आइडियाज़ इनवाइट किए जाते हैं ऑनलाइन मोड में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होती हैं। और उसके बाद अगर बच्चा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत जाता है, तो उसको अब्रॉड जाने का भी, जापान जाने का भी अवसर मिलता है। तो इस तरह से देखें तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है, और हम राज्य में भी इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे चला रहे हैं। राज्य में हमारी कुछ उपलब्धियाँ रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर। पिछले साल हमारे लगभग 29,000 नॉमिनेशन हुए हैं, और लगभग 2,140 बच्चों का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में जो चयन के आधार रहते हैं, बेसिकली जो आइडिया होता है, क्योंकि आइडिया हम इनवाइट कर रहे हैं बच्चे से, तो उसके कुछ मानक रखे गए हैं। जैसे कि नवीनता कितनी है आइडिया में, डिग्री ऑफ नोवेलिटी, कितना नया आइडिया है, क्या एकदम नया है या कुछ पुराने आइडिया से थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें कुछ नयापन है। दूसरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोशली कितनी एप्लीकेबल है वो। यानी कि समाज में कितना एप्लीकेबल हो सकता है वो आइडिया, अगर बच्चा उसको बनाता है उसको लेकर। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि बेसिकली इसमें वो आइडियाज़ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं जो कि समाज की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि जो सामाजिक दिक्कतें हैं, आम तौर पर डेली लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने वाले जो आइडियाज़ होते हैं, उनको इसमें ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि जो भी बच्चा बना रहा है, क्या वो सोशली एप्लीकेबल है। तीसरा इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। यानी कि जो बच्चे ने आइडिया दिया है, उससे कोई पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो ये भी चीज़ें इसमें देखने की हैं। अगला जो एक इम्पोर्टेंट है कि एस्पेक्ट है इसका, कि सबसे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूज़र फ्रेंडलीनेस। आइडिया या प्रोटोटाइप ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, यूज़र फ्रेंडली हो, उसकी बहुत अधिक कॉस्ट भी ना हो, और आसानी से उसको बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है उसको चला सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडिया ऐसा हो कि जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं, उनसे कुछ अलग हटके हो, या उसके कुछ एडवांटेज ऐसी हों कि जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है। जैसे कोई मशीन अभी नहीं है, अभी जो वर्तमान में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से मॉडिफ़िकेशन हम कर लें कि जिससे कुछ एडवांटेज हो जाए। तो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि स्टेट में इसको हम जिस भी तरीके से हो सके इसको प्रमोट करें।
क्योंकि ये जो प्रोग्राम है पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सारा ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में चलता है और ऑफ़लाइन में कुछ देने के लिए विशेष रूप से कोई बहुत बड़े फंड हमारे पास नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और टीचर्स तक हम पहुँचें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नवम अगस्त्य फाउंडेशन ने बच्चों की मदद के लिए एक प्रस्ताव दिया है कि वो हमारे बच्चों को डिज़ाइन थिंकिंग के माध्यम से डिज़ाइन थिंकिंग क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अपने आसपास के वातावरण को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना और उसके बेस पर फिर आइडिया क्रिएट करना और फिर उस आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में बताई जाती हैं। तो अगर हमारे बच्चे इसके लिए वेल इक्विप्ड होंगे, सोचने के लिए, सोचने का भी एक तरीका होता है कि उसको कैसे किसी सांचे में ढालना है और प्रोटोटाइप में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा एक अपना प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए और इसमें हेल्प करने के लिए अगस्त्य नवम फाउंडेशन ने एक पेशकश की है राज्य को, और हम उनकी इस पेशकश का बहुत स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करेंगे कि वो हमारे बच्चों की और हमारे टीचर्स की मदद के लिए आगे आए हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ अगस्त्य नवम फाउंडेशन से जो है आलोक द्विवेदी जी हैं, जो टेक्निकल मैनेजर हैं, वो भी इस संबंध में बड़ी लंबी क्लास कहूँगा मैं, पूरा एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे। तो मैं अधिक समय न लेते हुए बडोनी जी से आग्रह करूँगा कि बडोनी जी उनका पूरा परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू उनियाल जी। जैसे कि उनियाल जी ने आपको बता दिया है कि हमारा मेन मोटिव है कि कोई भी बच्चा अगर कुछ आइडिया को लेके आगे बढ़ना चाहता है तो अपने आइडिया को वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए हमने आज जिस मेहमान को यहाँ पे बुलाया है वो एक रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं, आलोक द्विवेदी जी, और ये नवम अगस्त्य फाउंडेशन में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहे हैं और इन्होंने आईआईटी बीएचयू से केमिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आपको ये बता दें कि इनके पास पिछले 10 साल का अनुभव है डिजाइन थिंकिंग को लेके। तो हम सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को एक मतलब कारगर बना पाएँ और यूज़र फ्रेंडली बना पाएँ, जो सोशली वैल्यूएबल हो। तो ये काफ़ी रोचक चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ द्विवेदी साहब को कि वो अपने आज का जो विषय है उस पर एक अच्छा खासा हमें लेक्चर देंगे, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बडोनी जी। जुड़े हुए सभी साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर उनियाल ने इंस्पायर अवार्ड के बारे में बात की और बताया कि किस तरीके से इंस्पायर अवार्ड में बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट्स किस तरीके के होने चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। यहाँ पर कुछ बिंदुओं को मैं प्रमुखता देना चाहूँगा कि इंस्पायर अवार्ड्स में जो मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स आने चाहिए वो वैज्ञानिक और व्यवहारिक होने चाहिए एवं समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हों। अगर वो समाज की किसी समस्या को समाधान कर रहे हैं तो आपके उन प्रोजेक्ट्स को अच्छा स्थान मिलने की प्रबलता मिलती है। हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके के मॉडल्स की बात कर रहे हैं, इनोवेशन से हमारा क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग विस्तार में देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया और डॉक्टर उनियाल ने भी आपको बताया कि ये जो मॉडल्स होने चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो समाज की किसी समस्या का समाधान करने वाले होने चाहिए। जैसे अगर आप प्रदूषण की समस्या का कुछ समाधान लेकर के आते हैं तो इस तरीके का मॉडल इंस्पायर अवार्ड में जा सकता है। केवल प्रदूषण के बारे में बताना कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, ये मॉडल्स या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इनकरेज नहीं किए जाते हैं। आपको प्रदूषण की समस्या का कुछ व्यावहारिक हल लेकर के आना होगा और वो हल भी इस तरीके का होना चाहिए कि उसको असल में वास्तविकता में करा भी जा सके। आपके प्रोजेक्ट की समाज में उपयोगिता है तो आपको अच्छे स्थान, अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी।
आपका प्रोजेक्ट बड़े स्तर पर किस तरीके से ले जाया जा सकता है, इस पर भी आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाता है। आपने जो लागत लगाई है अपने प्रोजेक्ट को बनाने में, वो उस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और महत्व के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी मूल्यांकन का एक बिंदु होता है। तो एक बार मैं सभी पॉइंट्स को संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ कि मूल्यांकन के बिंदुओं में प्रोजेक्ट का व्यावहारिक होना, सामाजिक समस्या का समाधान होना, समाज में उसका उपयोग हो पाना, उसको बड़े स्तर पर ले जाने की संभावना, लागत की सार्थकता एवं उसमें कितनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इनोवेशन है। इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। हम किस तरीके से रचनात्मकता और इनोवेशन अपने प्रोजेक्ट्स में ला सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि इनोवेशन क्या होता है, हम किस तरीके से इनोवेटिव बन सकते हैं और हम किस तरीके से समस्याओं को ढूंढ करके उनके इनोवेटिव समाधान निकाल सकते। तो साथियों, सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है वो ये आता है कि इनोवेशन क्या होता है, नवाचार जिसको हम बोलते हैं, वह इनोवेशन आखिर होता क्या है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि नवाचार से क्या मतलब होता है। अपने दिमाग की बत्ती जला करके सोचिए कि इनोवेशन का क्या अर्थ होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इनोवेशन से हमारा मतलब क्या होता है। अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके जब आप किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई अनूठा इनोवेटिव तरीका या उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम इनोवेशन बोलते हैं। या किसी ज़रूरत को पूरा करने का एक प्रोडक्ट या प्रोसेस हो सकती है, जिनके एग्जाम्पल्स को भी अभी हम देखेंगे। इसके अलावा इनोवेशन में और क्या आता है? पहले से बने हुए किसी तरीके या उत्पाद को बेहतर बनाना। कोई उत्पाद या तरीका पहले से मौजूद है और उसमें हम लोगों ने मूल्य संवर्धन किया, तो वह नवाचार हुआ, यानी इनोवेशन हुआ। तीसरा और आखिरी, किसी समस्या का नया या अनूठा समाधान निकालना, ये भी इनोवेशन में आता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम नवाचार के इन 3 बिंदुओं से क्या मतलब रखते हैं। पहले बिंदु पर जाते हैं। तो दोस्तों, किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अनूठा तरीका या उत्पाद बनाना, इसके उदाहरण क्या हैं? इनसे हम क्या समझते हैं? आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले हमें अगर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी सामान की आवश्यकता होती थी, तो हमें खुद बाज़ार तक या किसी को बाज़ार भेज करके वो सामान मंगाना पड़ता था। साथ ही साथ वो सामान सही मूल्य पर मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपको वो सामान लागत से बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा हो। वो सामान उस दिन दुकान में उपलब्ध है कि नहीं है, इस तरीके की तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्या हम घर बैठे ही जो हमारी ज़रूरत के सामान हैं उनको मंगा सकते हैं, और उसके लिए विभिन्न मोबाइल ऐप्स डेवलप हुए। तो हमारा जो पहला बिंदु है उसका उदाहरण होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स जो कि आप रोज़मर्रा का सामान मंगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है और नया है, इनोवेटिव है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, पहले से बने हुए तरीके या उत्पाद को बेहतर बनाना। आप लोग देख रहे होंगे कि
कुछ समय पहले तक हम लोग फिलामेंट के बल्ब यूज़ करते थे, जिनको इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं। का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। उसके बाद से लेकर के उस बल्ब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अब आपको शायद ही फिलामेंट बल्ब कहीं देखने को मिलते होंगे। बाज़ार में आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक मौजूदा उत्पाद को, मौजूदा प्रोडक्ट को, जो कि फिलामेंट बल्ब है, उसमें और बेहतर तकनीकी का उपयोग करके एलईडी बल्ब का इनोवेशन हुआ। तो फिलामेंट बल्ब से एलईडी बल्ब तक पहुंचना इनोवेशन में आता है। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े टीवी सेट हुआ करते थे, जो कि कैथोड रे मॉनिटर्स होते थे। फिर फ्लैट स्क्रीन आई और अभी एलईडी स्क्रीन्स आ रही हैं, जो कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। हमारे स्टूडियो में भी उसी तरीके की स्क्रीन में आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रही है। और इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हाथ से पहले, क्योंकि हाथ से चलाने वाला पंखा, जब इसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके एक मोटर लगा दी गई और वो पंखा जब बिजली से चलने लग गया, तो उसके फलस्वरूप पंखा आया, फैन आया, जो एक इनोवेशन है। वो इनोवेशन और आगे बढ़ कर के कूलर या एसी जैसे प्रोडक्ट्स या उत्पाद को तक पहुंचता है। तीसरे पॉइंट, किसी समस्या का नया या अनूठा समाधान निकालने को हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। సో మనం దాన్ని కూడా ఒక కాయిల్ డిస్క్ని పాస్ చేస్తే సో కాయిల్ ఎనర్జైజ్ అయ్యి దాని యొక్క ఫీల్డ్ని స్ట్రెంథన్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దీంతో ఎలా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే సో వైర్లెస్ సౌండ్ ఏంటి ఇంత చిన్నగా వస్తుంది? నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది.
आपने देखा कि किस तरीके से गौतमी, प्रदीप और उनके साथियों ने अपने गांव की एक समस्या कि जब पानी सप्लाई का आता है तब उसके लिए एक महिला को बैठ करके पूरे गांव को सूचित करने के लिए घंटी बजानी पड़ती है। उन्होंने अपने समाज में, अपने गांव में, परिवेश से ये समस्या देखी और अपने साथियों के साथ उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। और आपने ध्यान दिया होगा कि पहला सॉल्यूशन जो था उसमें उन्होंने छोटे बजर का इस्तेमाल किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि हमें बड़े बजर या बड़े ज़्यादा साउंड वाले बजर की ज़रूरत है तो उन्होंने उसको लगाया। तो हम जिस डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं उसके विभिन्न चरण कहीं ना कहीं गौतमी और प्रदीप ने अपने इस इनोवेशन में इस्तेमाल किए और आपने देखा कि उनका ये मॉडल विज्ञान के सिद्धांतों पर था, व्यवहारिक था, समाज की समस्या का समाधान निकाल रहा है, सामाजिक उपयोग में लाया जा सकता है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है और इसको बड़े स्तर पर स्केल भी किया जा सकता है। तो ये हमारे इंस्पायर मानक के अवार्ड के जो मूल्यांकन बिंदु हैं सभी पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये तो समझ लिया कि इनोवेशन क्या होता है, लेकिन असली समस्या आती है कि तो इनोवेशन को अगर मैं एक वाक्य में बोलने को कहूँ तो विचार को हकीकत में बदलना इनोवेशन है। यानी आपके पास कोई आइडिया है और उसको आप रियल लाइफ में लेकर के आते हैं तो वो इनोवेशन होता है। जैसे आपके पास एक आइडिया है या एक आइडिया आया कि हमें पेट्रोल या डीजल की जगह विद्युत से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बनानी है। और जब इस तरीके की कार बनाई गई टेस्ला एवं विभिन्न कंपनियों ने, तो वो विचार इनोवेशन में परिवर्तित हुआ। तो जब तक विचार आपके मन में है तब तक वो केवल एक विचार है। जब उसे आप हकीकत में बदलते हैं तो वो इनोवेशन बन जाता है। जैसे हमारे प्रदीप और गौतमी के पास आइडिया था कि पानी के आने की सूचना देने का अलार्म बनाने के लिए हम एक बजर लगा सकते हैं। जब उन्होंने उसको वास्तविकता में बदला और उसको अपने गांव में लगाया तो वो हकीकत में, वास्तविकता में परिवर्तित हुआ और वो इनोवेशन बना।